Good morning, friends. Today we are discuss about PESTEL analysis. PESTEL is means the for analysis analyze the external market of the business. किसी भी बिजनेस के अंदर दो टाइप का एनालिसिस होता है, एक इंटरनल एनालिसिस और एक एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस के अंदर क्या आएगा, कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ इंटरनल एनालिसिस के अंदर आती है। एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर क्या आएगा कि कंपनी का बाहर का जो एनवायरनमेंट है, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सोशल मीडिया है, कंज्यूमर का ट्रेंड है, लीगलिटी कैसे है, तो जो एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसकी इम्पेक्ट हमारे बिजनेस के ऊपर कैसे आएगी और उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटजी और हमारा प्लानिंग कैसे करें, वो सारी चीज़ हम बेस्टर एनालिसिस के थ्रू जान सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी बिजनेस इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर। PESTEL is a framework specifically designed to analyze these external factors and understand their impact on a business. PESTEL के अंदर 5-6 चीज़ आती है। P मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरनमेंट एंड लीगल। अब एक एक करके हम सारी चीज़ जानेंगे और समझेंगे कि सबकी इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर कैसे आती है। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल। दिस कैटेगरी कंसिडर अ फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यानी पॉलिटिकल में क्या होता है, सपोज़ कि गवर्नमेंट है, अभी किसी गवर्नमेंट सिलेक्ट हुई है और वो 5 साल के अंदर अपना चुनाव जीतने के बाद वो काम करेगी। तो कोई गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट पॉलिसी को ज़्यादा प्रमोट करती है, तो एक्सपोर्ट के अंदर वो टैक्सेशन कम रखेंगी, टैक्स फ्री ट्रेड रखेंगी, प्रमोट करेंगी, एडवर्टाइजमेंट करेंगी। तो अगर आप एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस करते हो, आपको एनालिसिस करना है भाई ये टाइप की गवर्नमेंट है वो एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। कोई गवर्नमेंट है जो फार्मिंग को प्रमोट करती है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग है भाई इस टाइप की गवर्नमेंट की इस स्टेट में थी तो उन्होंने फार्मिंग को प्रमोट किया था। तो इस हम जहाँ इस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं, उस एरिया में अगर ये गवर्नमेंट आती है तो ये भी फार्मिंग को प्रमोट कर सकती है। तो उसका बिहेवियर कैसा है, वो किस टाइप के डिसीजन लेती है, वो सारे पॉलिटिकल के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकंड थिंग, हमने 4 एग्जांपल लिखे। फर्स्ट है टैक्स लॉस। टैक्स लॉस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अभी बजट आएगा, हर साल वो बजट रिलीज़ करती है, तो उसने टैक्स स्लैब चेंज कर दिया, जीएसटी का स्लैब चेंज कर दिया। तो हमको उसका पैटर्न को एनालाइज करना है कि भाई कौन सा टाइप की गवर्नमेंट का किस टाइप की डिसीजन लेती है और टैक्स स्लैब वगैरह वेरी होता है, तो उससे हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इम्पेक्ट आती है। सेकंड वन है ट्रेड पॉलिसी, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसीज़ बनाती है और उससे हमारे बिजनेस को कैसे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। थर्ड वन है लेबर लॉस, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ के लिए कौन सा आपके रूल लॉस बनाती है, उसके अपॉइंटमेंट के लिए कौन से रूल्स है, उनके टर्मिनेशन के लिए कौन से रूल्स है, तो वो सारे चीज़ भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। फोर्थ वन है पॉलिटिकल अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब क्या होता है, वाद विवाद। यानी सपोज कि कहाँ ही स्टेट में गवर्नमेंट बनी तो उसकी पूर्ण बहुमति नहीं आई, तो उसने किसी और पार्टी से अलायंस किया, पर अंदर अंदर ही उनके पार्टीज में प्रॉब्लम हो रहा है, गवर्नमेंट बन रही है, टूट रही है, तो उसकी वजह से भी जो बिजनेस पॉलिसीज़ है स्टेट के पर जो अदर स्टेट का जो इम्पैक्ट रहता है, व्यू पॉइंट रहता है, इन्वेस्टमेंट का जो रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहेगी तो कोई भी बाहर की फॉरेन पार्टी से इंटरनल स्टेक होल्डर रहेंगे, वो इन्वेस्ट करने में डरेंगे। तो ये एक चीज़ भी मैटर करती है। सेकंड वन है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर एनकम्पास द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। सपोज़ कि इकोनॉमिक जो फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। सपोज़ कि इकोनॉमिक फैक्टर से क्या होता है, जो मार्केट में जो मनी का रोटेशन होता है, जो कैश फ्लो होता है, वो इकोनॉमिकल डिसीजन की वजह से ही होता है। मेनली इंडिया में इकोनॉमिकल डिसीजन कौन लेता है, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो, और जो हमारी आरबीआई बॉडी है वो दोनों मिलके ही हमारे जो इकोनॉमिक रिलेटेड जो कोर डिसीजन रहते हैं वो ये लोग ही लेते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ आएगी, तो पहली चेक इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या है, सपोज़ कि आज 100 रुपये में एक शैम्पू का पाउच मिल रहा है जिसकी वैल्यू आज 100 रुपये और हमको 1 लीटर का पाउच मिल रहा है, तो हमको कुछ टाइम बाद वही 1 लीटर का सेम शैम्पू प्रोडक्ट लेने के लिए हमको 120 से 130 रुपये देना पड़ता है। मतलब सेम ही प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेंड करना है, तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रेट। और इकोनॉमी के टर्म में अंदर इन्फ्लेशन रेट का मतलब और एक भी होता है कि जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उस केस के अंदर भी इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ होता है। तो वो भी हमको एनालाइज करना है कि इन्फ्लेशन रेट जब पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं उस पर उसका
क्या इम्पेक्ट आएगा। सेकंड वन है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आर वेरी क्रूशियल फॉर कैश फ्लो। तो मार्केट में जो भी कैश फ्लो हो रहा है वो इंटरेस्ट रेट के बेस पे ही हो रहा है। फॉर एग्जांपल सपोज़ कभी होम लोन का इंटरेस्ट रेट 10% चल रहा है होम लोन, तो आप 25 साल की लोन लेने जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आपको 30 लाख रुपए की लोन मिल रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% है। अभी वही इंटरेस्ट रेट 10% से कम होकर 7% हो जाता है, तो वही पर्सन को वही इनकम ग्रुप के अंदर उसको 30 लाख की जगह 40 या 45 लाख की लोन मिलेगी। तो उसके पहले स्पेंडिंग कैपेसिटी 30 लाख की थी, अब उसकी स्पेंडिंग कैपेसिटी 45 लाख से हो गई, मतलब मार्केट में 15 लाख रुपया नया फ्लो हुआ। सेकंड एग्जांपल इंटरेस्ट रेट में ये भी है, सपोज़ कि आप बिजनेस के लिए आपने लोन लिया गवर्नमेंट से, उसका इंटरेस्ट रेट 9% है और आप मार्केट में उस वही पैसे से बिजनेस करके आप प्रॉफिट 15% अर्न कर रहे हो, तो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा 15 माइनस 9, आपका नेट प्रॉफिट 6% बनेगा। फॉर एग्जाम्पल वही इंटरेस्ट रेट का लोन 9% जगह बैंक ने आपको अभी 12% पे देना चालू कर दिया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिया, तो अभी आपको प्रॉफिट तो चेंज होने वाला है नहीं, प्रॉफिट रेट तो 15 का 15 हो गया, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 6% से कम होकर अभी 3% ही हो गया। तो इंटरेस्ट रेट से भी बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस ग्रो है, मार्केट का कैश फ्लो है, वो सारी चीज़ इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिलाई करती है। करेंसी फ्लक्चुएशन, जो हमारी करेंसी का रेट है, सपोज़ कि आप फॉरेन ट्रेड कर रहे हो तो करेंसी रेट के जो प्लस माइनस रहेगा तो आपका जो बिजनेस की वॉलेटिलिटी रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी। तो करेंसी स्टेबिलिटी रहेगी तो आपका बिजनेस वॉलेटिलिटी कम रहेगी और आप लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेन कर पाओगे। कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट, यानी सारे जगह पे हर एक एरिया के कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट अलग अलग होती है, एवरी स्टेट वाइज, एवरी सिटी वाइज। फॉर एग्जांपल आप दिल्ली मुंबई जाओगे तो वहाँ मेट्रो सिटीज़ के अंदर कस्टमर के प्रीफरेंस सिलेक्शंस अलग रहेंगे। अब अहमदाबाद गुजरात सूरत में आओगे तो वहाँ पे प्रीफरेंस स्पेंडिंग कंज्यूमर के अलग रहेंगे। तो आपको वो भी एनालाइज करने, हम जिस एरिया में जिस लोकेलिटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं उस कंज्यूमर की स्पेंडिंग हैबिट कैसी है और हम उससे कैसे अलाइन करें। तो ये भी एक इकोनॉमिक के अंदर मेन फैक्टर होता है। अनदर वन इज सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। Social means social factor reflect the cultural trend, demography, consumer preference and social attitude with the market. Change in a lifestyle, work-life balance and environmental awareness can influence the consumer behavior and product demand. अभी ये क्या बताता है कि सपोज कल्चरल ट्रेंड क्या है। अभी किसी समुदाय ने बोला कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे तो सारी चीज़ वो इसी टाइप से मार्केट में फ़्लो होगी। किसी ने बोला हम लोग लेदर यूज़ नहीं करेंगे तो सारे लोग मेजोरिटी पब्लिक लेदर यूज़ करना कम कर देंगे। तो मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, वहाँ की डेमोग्राफी कैसी है, समझो ठंडी डेमोग्राफी है या हाई बिजनेस है या डेंस डेमोग्राफी है। तो सब डेंस डेमोग्राफी का मतलब क्या है, कम ही एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं या उसकी डिमांड कैसी है, वो सारी चीज़ डेमोग्राफी के अंदर आती है। कंज्यूमर का प्रीफरेंस कैसा है, अभी सब एनवायरमेंटल चेंजेस से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लोग ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। तो अगर पब्लिक का ट्रेंड उस टाइप का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है और अपनी स्ट्रेटजी भी पब्लिक के जो भी है सोशल ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का रिवॉल्यूशन एंटायर इंडस्ट्री, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से पूरे इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन आ गया। पहले सारी मैनुअल चीज़ें हो रही थी, अभी सारी टेक्नोलॉजी का एडवांस, सारी जगह मशीनरी आ गया, ऑटोमेशन आ गया, स्काडा आ चुका है। तो उसकी जगह हम जो इस टाइप का जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर अदर जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो कौन सी टाइप की मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, कौन से टाइप के इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमको एडॉप्ट करने पड़ेंगे, अदरवाइज हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो आपको वो चीज़ भी एनालिसिस करना है। उसका एक बेसिक सिंपल एग्जाम्पल दूँ टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट का, तो पहले हम साइकिल के टायर में हवा भरवानी चाहते थे तो एक मैनुअल पंप से एक बंदा हवा प्रेस करके भर रहा था, तो उसमें कितना टाइम लग रहा था, कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा था। अभी उसी जगह एयर कंप्रेसर आ गया, जस्ट आपको पाइप लगेगा, प्रेस करो तो टायर में हवा भर जाती है। तो एक बेसिक सिंपल एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के अंदर। तो इंडस्ट्री के अंदर भी सप्लाई चेन, प्रोडक्ट लाइन, सारी चीज़ अभी ऑटोमेशन बेस हो चुकी है, तो उससे कंज्यूमर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है उसका टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो आप जो इस एरिया में बिजनेस करें उसका टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट क्या क्या है वो भी आपको एनालाइज करना है, और आपका कॉम्पिटिटर या मार्केट दूसरे एरिया में कैसे बिजनेस करे वो भी आपको एनालाइज करना है, और वैसी चीज़ आपको भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी मार्केट में सस्टेन करने के लिए। लास्ट वन है एनवायरमेंटल एंड लीगल। एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड रेगुलेशन रिगार्डिंग
pollution control, resource availability, climate change, growing consumer emphasis on sustainability. तो एनवायरमेंट फैक्टर क्या बता रहे हैं, सपोज़ कि आप जिस एरिया में बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे पॉल्यूशन का रिगार्डिंग रेगुलेशन क्या क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या क्या है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लाई करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रूल्स रेगुलेशन जो उसके पीपी या पर्सनल प्रोटेक्ट के इक्विपमेंट्स जो गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किए वो आपको यूज़ करने पड़ेंगे। सेकंड थिंग, कंज्यूमर आजकल मैंने अभी लास्ट में अभी 2-3 स्लाइड पहले ही बताया, कंज्यूमर का प्रीफरेंस है अभी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज़ करना। तो अभी पीपल आर यूजिंग द प्लास्टिक बैग की जगह वो पेपर बैग यूज़ कर रहा है, तो आपको भी उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिकल प्रोडक्ट लॉन्च करने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको अलाइन करके ही बिजनेस में आप सस्टेनेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो। तो एनवायरमेंटल फैक्टर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द योर बिजनेस। लास्ट वन है लीगल लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्स विद अ न्यू लॉ एंड रेगुलेशन इम्पैक्टिंग द बिजनेस। Pesser analysis consider legal factors such as employment law, consumer protection law, product safety regulation, intellectual properties law। यानी जो लीगल के अंदर जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, कंपनी एक्ट बनाया हुआ है, पॉल्यूशन एक्ट बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, एम्प्लॉयमेंट एक्ट है, तो गवर्नमेंट ने बिजनेस करने के लिए आपके बिजनेस को जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया उसको आपको फुलफिल या फॉलो करना है। और वो आप फुलफिल नहीं करोगे तो आपको लीगल नोटिस आएगी, वारंट निकलेगा, पेनल्टीज आएगी। उसको बचने के लिए आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं जिस टाइप का बिजनेस कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन मेरे बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज़ भी आपको एनालाइज करके आपको अलाइन करके आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। भाई पेस्ट एनालिसिस करने से बिजनेस में फ़ायदा क्या होता है, पेस्ट एनालिसिस क्यों करना है, अगर नहीं करेगा तो चलेगा नहीं क्या। तो पेस्ट एनालिसिस करके बिजनेस को क्या फ़ायदा हो तो वो देखते हैं। तो आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ट्रेंड। अभी आपको पता चल गया मार्केट का इकोनॉमिक का ट्रेंड कैसा है, इंटरेस्ट रेट कैसा मूव हो रहा है, टैक्सेशन सिस्टम कैसा है, लीगल कैसे चल रहे हैं, तो उसके बेस पे कंज्यूमर प्रीफरेंस कैसा है, कंज्यूमर को क्या पसंद है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है, कौन सी चीज़ को लाइक मिल रहा है, कौन सी चीज़ को डिसलाइक मिल रहा है, सीज़न वाइज कंज्यूमर का प्रीफरेंस कैसे चेंज होता है। अगर आप ये डेटा सारा एनालिसिस करोगे, समझोगे, तो आप अपने बिजनेस को, अपनी प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग डेवलप करोगे, मार्केटिंग कैंपेन उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, प्राइस स्ट्रेटेजी भी उसके अकॉर्डिंग रखोगे। आपको डिमांड सप्लाई का डेटा भी आपके पास रहेगा, तो आप प्राइस से भी अच्छे से खेल सकते हो। तो आपका बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर और अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए आपको पेस्टल एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सेकंड वन है मिटिगेट थ्रेट्स। मिटिगेट का मतलब है मिनिमाइज, कम कैसे कर सकते हैं। तो एंटीसिपेटिंग चेंजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन और टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन अलाउ बिजनेस टू प्रिपेयर एंड एडॉप्ट द स्ट्रेटजी। यानी आप एंटीसिपेटिंग मतलब वो पूर्वधारणा, आपको पता है, आप फोरकास्ट कर पा रहे हो। यानी आप मान रहे हो कि 2 साल बाद ये गवर्नमेंट ऐसा करेगी, 1 साल बाद ऐसा करेगी। आप गवर्नमेंट का जो मूव्स है, जो चेंजेस है, या गवर्नमेंट अभी जो पॉलिसीज़ बनाई उसके 2 साल बाद कैसी इम्पैक्ट आएगी, वो सारी चीज़ एनालाइज कर पाओगे। टेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजिकल चेंज करने से बिजनेस में क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ एंटीसिपेट कर पाओगे, अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंग बना पाओगे। तो आपका जो उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन प्लान रहेगा वो स्मार्ट रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी है, आपको ग्रो करना है, प्रोडक्ट डिमांड, सप्लाई डिमांड, आप बिजनेस को कैसे ग्रो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने सप्लाई लाइन आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, गवर्नमेंट के डिसीजन के बेस पे आप अपना पॉलिसीज या एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ आप पेस्टल एनालिसिस के थ्रू ही आप जान सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बेटर डिसीजन ले पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।